कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो हम जो बता रहे थे इनकम एक्सपेंडिचर एसेट वाला केसेस में लायबिलिटी तुम्हारा इंक्रीज किया तो क्या हुआ, क्रेडिट हुआ, डिक्रीज किया तो डेबिट हुआ। लायबिलिटी इंक्रीज तभी करेगा जब ऊपर में एक एक्सपेंडिचर डेबिट होगा या फिर कोई एसेट डेबिट होगा या फिर बैंक अकाउंट डेबिट होगा, राइट। ठीक है, चलो, तो ये फंडा क्लियर हो गया हम लोग का। तो ये एग्जाम्पल भी हम लोग यहाँ पे देखें। अब नॉर्मली तुम लोग का जो बुक में है ये क्या है, यही है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, यही है। बस इस चीज का तुमको इतना ही नॉलेज रखना है। कभी कभी क्या होता है फाउंडेशन लेवल पे या फिर जब तुमको कोई पूछे, कोई बच्चा तुम्हारा जूनियर, यू आर एन सी इंटर स्टूडेंट, तो कोई सीपीटी वाला तुमसे पूछे कि दीदी ये क्या है, ये पर्सनल अकाउंट क्या होता है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग नॉलेज पर्पस, इसको यूज करके उनको सम्स करना ही नहीं है, जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस ये जान। पर्सनल अकाउंट मतलब जो नाम से जो होता है, कैपिटल अकाउंट में नाम से हम जोदू मोदू, ये भी जो क्रेडिटर का नाम होता है, डेटर का नाम होता है, ये सब नाम को पर्सनल अकाउंट बोलते हैं, राइट। रियल अकाउंट मतलब क्या होता है, एसेट का रिलेटेड जितना भी है, वेदर इज फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, रियल अकाउंट होता है, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, इसको तुमको जानना जरूरी है कि जितना भी पीएल अकाउंट का आइटम है, लाइक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है, ये तुम्हारा क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। इसका लिंक दे देते, नहीं तो ज्वाइन करिए, तो बेसिक है उसको ज्वाइन करना पड़ेगा, लिंक दे सकते इसको। नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट मतलब जितने भी डेटर क्रेडिटर हो गया, कैपिटल अकाउंट हो गया, ये सब तुम्हारा पर्सनल अकाउंट हो गया, राइट। रियल अकाउंट जितना भी एसेट से रिलेटेड जो भी हो, तुम्हारा रियल अकाउंट हो गया। एंड जितना भी एक्सपेंडिचर है, इनकम है, ये सब तुम्हारा नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। परचेज का एंट्री तुम लोग अभी तुम बताए थे, हम तुम लोग को कोई परचेज का एंट्री नहीं बताए थे ना, खर्चे एक्सपेंडिचर का एंट्री बताए थे नॉर्मल वाला, और परचेज का एंट्री नहीं बताए। परचेज का रिगार्डिंग एक एंट्री देखते हैं हम लोग क्या होगा यहाँ पे। अगर हम तुम क्रेडिट परचेज की तो जनरल एंट्री क्या होगा, बताओ, आंसर मत देखना, जस्ट परचेज टू क्रेडिटर, परचेज टू क्रेडिटर, ठीक है। लॉजिक तुम लोग पता ही, जब पेमेंट करेंगे तो क्रेडिटर टू बैंक, करेक्ट। नेक्स्ट अगर ऑन कैश करेंगे तो परचेज टू कैश, ठीक है। समझ तुम लोग को बेसिक क्लियर ही है, ज्यादा समझा नहीं रहा। अब बताओ एक्रूअल बेसिस अकाउंट जो हम लोग करते हैं, ठीक है, उसमें क्या, तुम्हारा सपोज पीएल अकाउंट में एक खर्चा दिया हुआ है, ठीक है, कि तुम्हारा एडजस्टमेंट दिया हुआ है कि इस साल का कुछ खर्चा पेमेंट करना बाकी है, तो तुम उस जो खर्चा पेमेंट करना बाकी है उसको क्या ऐड करती हो ना लेस करती हो, अगर करती भी ऐड करता है, वाई, क्यों, ऐड करता है क्योंकि वो लायबिलिटी बढ़ाता है। लायबिलिटी बढ़ाता है, नो वो तो है, प्लस ये अक्रूवल बेसिस का वजह से करते हैं हम लोग, ठीक है। बिकॉज अल्टीमेटली पीएल अकाउंट में, याद हो जो सैलरी का एग्जांपल है, अल्टीमेटली पीएल अकाउंट में 80 करोड़ नहीं, हमको 100 करोड़ दिखाना है। उस 100 करोड़ दिखाने के लिए हमको 80 + 20 ऐड करके दिखाने पड़ते हैं, राइट। बिकॉज अक्रूवल बेसिस से फॉलो करें। लायबिलिटी तो एक है, वो तो है ही, लायबिलिटी है वो तो पीएल में जाए, तुम्हारा बैलेंस शीट में जाएगा ही। प्लस हमको तो इस साल का टोटल खर्चा भी तो दिखाना है, वेदर इट इज पेड और नॉट, वी आर फॉलोइंग कंसेप्ट, तो हमको ये दिखाना है, ठीक है। नेक्स्ट, कभी कभी तुम्हारा क्वेश्चन में ये रहता है कि ये जो एक्सपेंडिचर पेमेंट किए, इसमें लास्ट ईयर का कुछ खर्चा भी घुसा हुआ है, तो क्या उसको हम लोग क्या करेंगे, दैट व्हाई क्यों करते हैं, बिकॉज वो पिछला साल क्या करंट ईयर का तो है ही नहीं, बिकॉज हम लोग अक्रूवल बेसिस फॉलो कर रहे हैं, हमको हमेशा करंट ईयर का खर्चा लेना है। करंट ईयर को छोड़कर अगर पिछला साल का, पास्ट ईयर का कोई खर्चा है या फिर फ्यूचर ईयर का कोई खर्चा है, तो उसको क्या करना है, एक्सक्लूड करना है, हटा देना है, एक्सक्लूड, राइट। अब सिमिलरली तुम्हारे एग्जांपल में दिया हुआ है कि तुम कोई प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड कोई खर्चा तुम्हारे एग्जांपल में दिया हुआ है, तो इसको तुम क्या ट्रीटमेंट करते हो, लेस करेंगे प्रीपेड, फ्यूचर ईयर का, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू फ्यूचर ईयर नॉट करंट ईयर, ठीक है। तो सिंपल फंडा अगर अक्रूवल बेसिस हम लोग कौन से फॉलो कर रहे हैं, वहां पे करंट ईयर का जो भी खर्चा है वही लेना है। इसके लिए अगर पिछला साल का या फिर फ्यूचर ईयर का कोई खर्चा घुसा हुआ है तो एक्सक्लूड कर दो, माइनस कर दो। अगर करंट ईयर का कोई खर्चा आउटस्टैंडिंग है, नहीं घुसा हुआ है, तो ऐड कर दो, सिंपल से फंडा है, राइट। तो करंट ईयर कोई अगर आउटस्टैंडिंग खर्चा है तो, बिकॉज अभी हम लोग धीरे धीरे अल्टीमेटली मेरा टारगेट क्या है, पीएल अकाउंट बनाना, कंपनी अकाउंट्स का, वहां पे जाने के लिए हम लोग बेसिक अब एडजस्टमेंट देखते देखते जा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पीएल अकाउंट में जो तुम्हारा बनाएंगे, कोई भी खर्चा दिया हुआ है वो है, उसके साथ ऐड करें इस साल का कोई खर्चा का अगर ऐड करना बाकी है तो ऐड करेंगे, बिकॉज हम एंट्री मारते हैं ना, एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी। तुम एंट्री के सपोज 20 करोड़ का लायबिलिटी का एंट्री करना बाकी है, तो एंट्री क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू दैट लायबिलिटी, तो एक्सपेंडिचर अकाउंट 20 करोड़ से बढ़ गया ना, तो इसलिए यहाँ पे ऐड कर देना। प्रीपेड इंश्योरेंस बोलो या फिर
पिछला साल का पास्ट है कोई खर्चा है तो इस साल का होना ही नहीं, इस साल के इसमें आने नहीं चाहिए, तो अगर आया हुआ है इंक्लूडेड है तो इसको हमको एक्सक्लूड कर देना, माइनस कर देना, सिंपल सी चीज है, ठीक है। सेम चीज हो सकता है तुम्हारा इनकम का साथ भी तो हो सकता है ना। सपोज इस साल तुम्हारा जो इनकम रिसीव दिया हुआ है, कोई भी इनकम, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, एनी काइंड ऑफ इनकम जो भी रिसीव पीएल अकाउंट में दिख रहा है, तो सपोज वो दिख रहा है 1 लाख रुपए इनकम मिला। अब इसमें तुम्हारा कहानी नीचे बोला है कि इस साल का इनकम मिलना बाकी है कितना, 5,000। तो करंट ईयर का इनकम ड्यू है, उसको आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज करते ना अक्रूड वर्ड यूज करते, कौन सा, अक्रूड, अक्रूड वर्ड यूज करते हैं हम लोग। करंट ईयर का जो भी इनकम मिलना बाकी है उसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड करेंगे। बिकॉज हमको करंट ईयर का टोटल इनकम दिखाना है, वेदर इट इज रिसीव्ड और नॉट, करेक्ट। पैसा मिला या ना मिला उससे मतलब नहीं है भाई, टोटल इनकम दिखाना। अगर टोटल इनकम मेरा अगर 1,10,000 तो 1,10,000 ही दिखाना है हमको, तो ऐड करो 10,000, ठीक है। अब सपोज ये जो इनकम तुमको मिला इस साल, ठीक है, उस इनकम का अंदर पिछला साल का कुछ इनकम ड्यू था, इस साल तुमको मिला, तो इसको क्या करेंगे, लेस। यस, बिकॉज पिछला साल का इनकम है तो करंट ईयर का इनकम में तो आने नहीं चाहिए था, तो माइनस कर दो। अब क्या हुआ, इस साल तुम क्या कर कि इस साल तुमको कोई इनकम एडवांस दे दिया, सपोज कोई भी इनकम तुमको एडवांस मिल गया, माने आने वाला फ्यूचर ईयर का इनकम तुमको एडवांस में इस साल मिल गया, तो वो तो तुम्हारा इनकम का अंदर घुसा हुआ है, तो क्या उसको लेना चाहिए, लेस करेंगे। लेस करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली अक्रूवल इसका फंडा यही है कि करंट ईयर का जो एक्सपेंडिचर है, करंट ईयर का जो इनकम है उसी को लेना है। इसको छोड़कर अगर पास्ट ईयर का कोई इनकम है या पास्ट ईयर का कोई खर्चा है उसको अगर ऐड किया हुआ तो हटा दो। सिमिलरली फ्यूचर ईयर का कोई एक्सपेंडिचर या फिर फ्यूचर ईयर का कोई अगर खर्चा अगर ऐड किया हुआ है तो उसको भी हटा दो। बट अगर करंट ईयर का कोई एक्सपेंडिचर का आउटस्टैंडिंग है, ऐड नहीं है तो ऐड करो। करंट ईयर का कोई इनकम है जो कि अक्रूड है उसको भी ऐड करो। सिंपल से फंडा समझ में आया। ये जो अक्रूड इनकम है कहाँ पे जाएगा बोलो तो बैलेंस शीट का सर एसेट में जाएगा। जाएगा। वेरी गुड, तुम लोग कंसेप्ट अच्छे मिले। करंट अब एसेट। कैश बेसिस पे अगर हम लोग करते हैं तो क्या होता है, हाँ समझाओ। कैश बेसिस में क्या फंडा, क्या कंसेप्ट फॉलो करते हैं कैश बेसिस अकाउंटिंग जैसे में? रिसीप्ट एंड पेमेंट हुआ है कि जब कैश आएगा तभी लिया जाएगा, जब कैश जाएगा तभी पेमेंट हुआ। पेमेंट करेंगे तभी लेना है, कैश में नहीं पेमेंट करेंगे तो नहीं लेना है, वेदर इट इज रेवेन्यू वेदर इट इज कैपिटल। कैश बेसिस में रेवेन्यू कैपिटल का मतलब लोग देखते नहीं है, कैश आया कैश गया, दैट्स ए सिंपल सा चीज है, ठीक है। चलो ओके, अब कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू तुम लोग को हम समझा दिए, इसमें नया कुछ है ही नहीं, ठीक है। अच्छा डेप्रिसिएशन, तुम्हारा डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग तुम लोग को पता ही होगा। हाँ हाँ, वो तो हाँ, फाउंडेशन में किए ही थे। फाउंडेशन में किया था। डेप्रिसिएशन क्या है, कैश एक्सपेंडिचर है नॉन कैश एक्सपेंडिचर है? नॉन कैश। नॉन कैश। तो डेप्रिसिएशन की वजह से मेरा कोई कैश नहीं जाता, ठीक है। जस्ट हम लोग क्या करते हैं तो डेप्रिसिएशन तो पीएल अकाउंट में चार्ज क्यों करते हैं, क्वेश्चन डेप्रिसिएशन पीएल अकाउंट में डेबिट क्यों करते हैं, आपको सर कैश नहीं जाता, बोलो बोलो। नॉन फिर कैश उसे एक्सपेंडिचर। घर पता है बट लॉजिक बिहाइंड दैट डेबिट इन पीएल अकाउंट क्या है, डेप्रिसिएशन इज डेबिटेड इन द पीएल अकाउंट, इसका लॉजिक क्या है पीछे? सर हम लोग के लिए तो वो लॉस है ना। डेप्रिसिएशन का लॉस। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम इस साल एसेट कोई भी एसेट परचेस किए, सपोज 1 करोड़ रुपए दाम है उस एसेट का, उस एसेट को अगर हम इसी साल में पीएल अकाउंट, उस एसेट से हमको 10 साल बेनिफिट मिलेगा। एक एसेट परचेस किए प्लांट एंड मशीनरी, जिसका बेनिफिट हमको 10 इयर्स मिलेगा, राइट। तो अब हाँ क्या हुआ कि अगर इसी साल में अगर हम ये रेवेन्यू कैपिटल भूल जाओ, अगर एक नॉर्मल ऐसा रूल्स कंपनी फॉलो करता कि जब भी एसेट कोई परचेस करेगा तो पीएल अकाउंट में खर्चे दिखा दो 1 करोड़, तो इससे इससे क्या होगा, सडनली कोई भी एक साल में अगर हम 1 करोड़ रुपया का मेरा ज्यादा खर्चा दिखेगा ना, तो पीएल मेरा तो प्रॉफिट का जगह नुकसान हो जाएगा ना, लॉस हो जाएगा ना। तो इसीलिए कंपनी क्या क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो कंपनी एक्ट 2013 या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बोलता है, कोई भी अगर कैपिटल एसेट आप लोग परचेस करते हो तो उसको कैपिटल हिसाब से ट्रीट करना है, कैपिटल नेचर, उसको तुम बैलेंस शीट में एसेट हिसाब से दिखाओ। तो अब क्वेश्चन ये है कि सर तो आज से 10 साल बाद जब मेरा एसेट का वैल्यू खत्म हो जाएगा, ये मशीन जब ये एसेट खराब हो जाएगा तो हम कैसे उसको रिप्लेस करेंगे? तब इनकम टैक्स, तब कंपनी एक्ट बोलते हैं एक काम कर, तब तुम 1 करोड़ का तेरा मशीन था ना, 10 साल तेरा पास ठीक चलेगा, तो एक काम कर अभी से तुम वो जो 10 साल बाद जो तुम रिप्लेसमेंट करेगा जब इस मशीन को, उस रिप्लेसमेंट का टाइम के लिए जितना तुमको पैसा चाहिए, जितना तुमको फंड चाहिए, वो फंड अभी से तुम जमाना शुरू कर। कहानी सोच रहे हो पहले क्या है। अब इसीलिए तुम क्या करते हो, हर साल डेप्रिसिएशन क्या 1 करोड़, हम सिंपल लेके जाते लाइफ से एसएलएम मेथड में, लाइफ 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 10 10 इयर्स, मतलब कितना होता है तुम्हारा 10 लाख होता है ना।
तो 10 लाख हम्म। रुपए हम क्या करेंगे, पीएल अकाउंट में हर साल डिप्रीशन 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 एसएलएम मेथड में दिखाते गए। अब क्या हुआ, जब 10 साल खत्म हो गया तो मेरा एसेट का बैलेंस तो खत्म हो गया, जीरो। अब तुम बोले अरे यार हम अब एसेट परचेस कहाँ से करें, तुम तब चेक करोगे अरे डिप्रीशन बोल के एक फंड हम लोग पीएल अकाउंट में हटा के रखे थे। डिप्रीशन जो तुम पीएल में चार्ज करती हो, इसका वजह से तुम्हारा पैसा नहीं जाता, एक फंड तुम साइड करके रख रही हो ना, सो दैट उस फंड को तुम यूज कर सकते हो जब उस नया मैसेज उस पुराना मशीन को रिप्लेस करके नया मशीन परचेस करने में। इसीलिए देखना का डिप्रीशन का डेफिनेशन तुम देखोगी, डिप्रीशन इज जस्ट लाइक क्या, डिक्रीशन या फिर डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ द एसेट, बिकॉज जितना साल जाता है जितना ईयर जाता है एसेट को यूज करने की वजह से एसेट का वैल्यू कमते जाता है। बट द साइंटिफिक लॉजिक बिहाइंड डिप्रीशन चार्ज इन द पीएल अकाउंट क्या है कि जितना हमको इतना फंड हमको जुगाड़ कर लेना है सो दैट मशीन का जब लाइफ एंड होगा तो हम मशीन को रिप्लेसमेंट कर सके। ठीक है, यही फंड है एक्चुअली, इसीलिए हम लोग इसको नॉन कैश एक्सपेंडिचर बोलते हैं। कैश नहीं जाता बट एक फंड तुम्हारा साइड हो जाता है। ठीक है, क्लियर? हाँ बिकॉज तुम अगर एक पर्टिकुलर ईयर में तुमको कोई बच्चा को समझाना है जूनियर लेवल में, या फिर तुमको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ ले, तुमसे पूछ सकता है ना इसका लॉजिक क्या है, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस डिप्रीशन। हम लोग वो तो नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, कंपनी का तो कुछ कैश जा रहा है तो पीएल अकाउंट में क्यों दिखा रहा है, इस पर्पस के लिए दिखा रहे हैं बिकॉज हमको एक फंड क्रिएट करके रखते हैं सो दैट इन फ्यूचर जब उस एसेट का लाइफ खत्म हो जाए रिप्लेसमेंट के टाइम को पैसा मिल जाए। ठीक है, अब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है तुम लोगों को पता है, इसको जानने की भी जरूरत है बिकॉज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसको आके हटा दिया। ये पुराना ओल्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में था, नया जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया तो ये सब कंसेप्ट हट गया, इसको छोड़ो, जानने का जरूरत नहीं। एक एसेट का रिगार्डिंग कुछ एंट्री था, कोई भी एसेट अगर तुम परचेस करती हो उसको तुम फ्रेट भी पेमेंट की, इंस्टॉलेशन चार्जेस भी पेमेंट की, तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये सब एसेट का वैल्यू में ऐड हो जाता है ना। तुम जब बैलेंस शीट में एसेट दिखाओ कितना रुपए का एसेट दिखेगा, 1 लाख प्लस 10,000 प्लस 50,000 दैट इज कितना, 1,60,000 ना। हाँ। तो क्या हुआ, 1 लाख मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,60,000। हाँ यार ये 15,000 है, 10 और 5 नॉट 60, ये 10,000 और 5,000 तो 1,15,000 राइट। पर रियलिटी में एंट्री कैसे हुआ होगा, इन रियलिटी एंट्री कैसे होगा, जब तुम एसेट परचेस की तो मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, जब तुम उसका जो ट्रांसपोर्टर को पेमेंट की तब फिर से तुम मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक की, जब तुम इंस्टॉलेशन करने के लिए जो बंदा लोग आया था उसका बिल आया तब फिर से तुम मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक की, तो अल्टीमेट 3 बार एंट्री हुआ होगा तभी जाके एंट्री हुआ होगा ना 1,15,000 प्रैक्टिकली। हाँ सर। तो 3 अलग अलग, तो जब तुम एसेट परचेस की होगी तो परचेस किसी चीज से ली, वो तुमको बिल दिया होगा 1 लाख का, करेक्ट। बट जो तुमको पहुंचाया होगा वो ट्रांसपोर्टर या फिर तुम जिस जो भी कार में जिसमें भी तुम लेके रहे वो तुमको अलग से फ्रेट चार्ज किया 10,000, तो उसके लिए अलग से एंट्री की होगी, जनरल एंट्री। और जब इंस्टॉलेशन करने के लिए तुम्हारा मशीन घर में आया तो तुम उसको फिर अलग से तुम पेमेंट, घर में मतलब फैक्ट्री में जब आया तुम उसको फिर अलग से इंजीनियर जो साइड इंजीनियर आया था उसको तुम अलग से पेमेंट की, तो 3 अलग अलग तुम्हारे खर्चा है, 3 अलग अलग तुम पेमेंट की। बट अल्टीमेटली ये सब खर्चा तुम्हारा कहाँ ऐड हुआ, एक इन दैट पर्टिकुलर मशीन में ऐड हुआ। तो अगर कंबाइन करते तो मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक होता है, करेक्ट। हाँ हम जो पूरा प्रैक्टिकल अप्रोच से पढ़ाएंगे उसको कोरिलेट करेंगे तुम लोग क्या करती हो और प्रैक्टिकली क्या होता है, दोनों फंडा तुम्हारा क्लियर रहेगा। एग्जाम में जैसे आएगा तुम उस तरह से करना, तुमको तो प्रैक्टिकली पता है और एग्जाम वाले भी पता है, सिंपल है चीज है। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या है, हमको ऐसा चीज सीखना है जो चीज सीख के हम प्रैक्टिकली यूज कर पाए, क्योंकि अल्टीमेटली तुम लोग आर्टिकल सी में जब जाओगे तुमको वाउचिंग करने पड़ेगा, वेरिफिकेशन करने पड़ेगा, तो ये सब एंट्री को दिखाई मिलेगा, तुमको समझ में अच्छा ये ऐसा होता है कि सही से हाँ बोल रहा था, ऐसे ही कुछ होता है, पहले बिल आता है, लाइबिलिटी बुक होता है, फिर पेमेंट होता है। बट हम जब बुक में करते हैं ना ऐसा फंड नहीं रहता, डायरेक्ट बुक में बोलता है कि क्रेडिट है तो जैसे एंट्री मार दो, पेमेंट हुआ तो एंट्री कर दो, खत्म। पर प्रोसेस क्या है, ये दिस इज द प्रोसेस एक्चुअली। नेक्स्ट हम लोग आ गए डबल एंट्री। अभी तक क्या है, जस्ट बेसिक कंसेप्ट जनरल एंट्री का सिखा रहे थे, राइट, क्या जनरल एंट्री में किस टाइप का डेबिट क्रेडिट होगा। तो अब हम डबल एंट्री सिस्टम में आ गए। डबल एंट्री सिस्टम भी तुम्हारा बेसिक है, जैसे हम तुम लोग बता रहे थे, जब भी तुम्हारा अकाउंट बनता है कोई भी कंपनी का, एक अकाउंट है जस्ट कौन से एंट्री मारता है बोलो, जनरल एंट्री पास करता है। लेजर क्या अकाउंटेंट बनाता है ना ऑटोमेटिक बन जाता है, पहले बताओ। लेजर अकाउंट आता है ना ऑटोमेटिक बन जाता होगा, तुम लोग अगर ऐसे स्टूडेंट करोगे तो तुम लोग को बनाने पड़ता है, राइट। बट जो अकाउंटिंग पैकेज है टैली ईआरपी 9 बोलो या एसएपी, यहाँ पे तुमको लेजर अकाउंट बनाने का जरूरत है। तुम जैसे जनरल एंट्री मारी, सपोज सैलरी अकाउंट तुम पेमेंट, सैलरी का खर्चा पेमेंट की, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो संग संग एक सैलरी अकाउंट में पैसा घुस जाए, अकाउंट में जाके चले जाएगा, बैंक अकाउंट में भी चले जाएगा, सैलरी अकाउंट में डेबिट साइड में चले जाएगा और बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड में चले जाएगा, संग संग ऑटोमेटिक। तुमको मैनुअली कुछ नहीं करने पड़ता,
इसीलिए तुमको जनरल एंट्री तुमको सही करना है कि जनरल एंट्री मेरा सही हो, डेबिट क्रेडिट सही हो। और डेबिट क्रेडिट हम सही किए तो ऑटोमेटिकली उसका जो पोस्टिंग होता है, लेजर पोस्टिंग जो हम लोग बच्चों में देखे लिख लिख के करते थे, वो करने का जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक जो अकाउंटिंग पैकेज रहता है वो टेक केयर कर लेता है। तो इस टाइप का सपोज तुम्हारे एक कंपनी में इस टाइप का एंट्री होता हुआ, सेल परचेस ओपनिंग खर्चा भी है, इनकम भी कुछ कुछ हम लिए होता होगा। सेल का क्या एंट्री होता है, परचेस का क्या एंट्री होता है, जैसे एक बार देखो थ्रू कर ले बेसिक। आप लेजर पोस्टिंग होता है, लेजर में कैसे पोस्टिंग होता है वो भी दिखाया, तुम लोग को पता भी होगा लेजर में कैसे पोस्टिंग होता होगा, इतना तो हम कॉन्फिडेंट है तुम लोग से। ठीक है। अब प्रॉब्लम हो जाए कि आप लेजर का बैलेंसिंग किया, लेजर का बैलेंसिंग होता है। ठीक है। अब एक बात बताओ, लेजर का जो बैलेंस बच्चों ने याद है हम लोग बैलेंसिंग करते थे, एक साइड डेबिट किया, बाद भाई कितना बैलेंसिंग किया, बाय बैलेंस सीडी होगा या फिर टू बैलेंस सीडी होगा, यही तो या फिर टू बैलेंस सीडी होगा, यही तो होता है, राइट। अब तुम लोग से तुम पूछ रहे, तुम लोग को याद है हमको भी लेजर को 4 कैटेगरी में तोड़े थे। लेजर टाइप का है, इनकम टाइप है, एसेट टाइप है, लाइबिलिटी टाइप है, ये 4 कैटेगरी में तोड़े थे, राइट। अब बताओ कोई भी एक्सपेंडिचर अकाउंट है, वेदर इट इज सैलरी परचेस को भी, तो उसका बैलेंस क्या होगा, डेबिट बैलेंस होगा हमेशा कि क्रेडिट बैलेंस होगा? सिंपल सा क्वेश्चन। व्हाई डेबिट बैलेंस? बिकॉज इसका रीजन ये है, अगर तुमको जस्ट एग्जांपल दिखाते हैं, सैलरी सपोज ये रहा सैलरी अकाउंट, कहाँ गया सैलरी अकाउंट, सपोज ये परचेस अकाउंट, ये खर्चा का अकाउंट है, तो परचेस जितना करेंगे डेबिट 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 होते जाएगा, इसका बैलेंस तो हमेशा क्रेडिट होगा। डेबिट बैलेंस का मीनिंग ये है सर, डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, दैट मींस आपको बैलेंसिंग करना है क्रेडिट साइड में डेबिट बैलेंस, बट लिखते कहाँ पे है, क्रेडिट साइड में। ये जो परचेस अकाउंट है 5 लाख, इट इज अ डेबिट बैलेंस, बट हम लोग लिखते कहाँ पे, क्रेडिट साइड में, बाय बैलेंस सीडी या फिर टू बैलेंस बीडी यहाँ पे। सिमिलरली सैलरी अकाउंट, हमको पता है सैलरी अकाउंट मतलब खर्चा का साइड हमेशा ज्यादा होता है, डेबिट ज्यादा होगा, तो इसको बैलेंसिंग करते डेबिट बैलेंस, बट इसका बैलेंसिंग करते कहाँ पे, क्रेडिट में। इसीलिए हम लोग यहाँ पे जो हम बता रहे थे, देखो एक्सपेंडिचर हमेशा डेबिट बैलेंस, अगर कोई एक्सपेंडिचर टाइप का लेजर होगा, जूम कर दे क्या, अब देखो तुम, अगर एक्सपेंडिचर टाइप का लेजर है तो हमेशा डेबिट बैलेंस, व्हाई, बिकॉज डेबिट साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, तो बैलेंसिंग कहाँ पे करना है, क्रेडिट साइड में करते हैं ना, जैसे कि सैलरी अकाउंट। ठीक है। अगर तुमसे कोई पूछे कि सैलरी एक्सपेंडिचर अकाउंट में बैलेंस क्या होता है, तुम बोले डेबिट बैलेंस, तो बोले तुम तो बाय बैलेंस सीरीज करते, बिकॉज बैलेंस नेक्स्ट ईयर तो टू बैलेंस बीडी हो जा रहा है ना, तो नेक्स्ट ईयर टू बैलेंस, नेक्स्ट ईयर ठीक तो टू बैलेंस नेक्स्ट ईयर बोलो या नेक्स्ट मंथ में जब कैरी करके लेके टू बैलेंस बीडी होगी। तो सिमिलर जब इनकम अकाउंट हम करते हैं तो इसका हमेशा क्या होना चाहिए, क्रेडिट बैलेंस या डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, बिकॉज इनकम का हमेशा क्रेडिट साइड ज्यादा होगा, राइट, क्रेडिट साइड ज्यादा है जितना सेल किया, इसका हमेशा डेबिट बैलेंस, इसका बैलेंसिंग डेबिट में करते हैं, तो फिर नेक्स्ट में जाके बाय बैलेंस बीडी आ जाता है। सिमिलरली जब एसेट में हम लोग आते हैं, इसका हमेशा डेबिट बैलेंस आएगा, डेबिट ज्यादा होगा तो क्रेडिट में करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे टू बैलेंस बीडी आ गया। सिमिलर लायबिलिटीज में हमेशा क्रेडिट बैलेंस आएगा, लिखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी। एक बचपन में था ये सब फाउंडेशन लेवल पे, राइट था, तो डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस बैलेंसिंग। अब तुम लोग से मेरा क्वेश्चन है कि सर ट्रायल बैलेंस में, आप धीरे धीरे हम ट्रायल बैलेंस में आ जाते हैं, मेरा मुद्दा व्हाट इज ट्रायल बैलेंस। आज तुम लोग फाइनल अकाउंट्स तक हम पहुंच जाएंगे प्रोसेस का फ्लो में, उसके बाद हम डायरेक्ट अकाउंट्स का एडजस्टमेंट से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास। बताओ क्या होता है ट्रायल बैलेंस, क्या होता है बताओ। जो डेबिट में होता है, मतलब एक स्टेटमेंट बनाया जाता है, इसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स का नेम्स रहता है, और जो डेबिट में रहता है उसको डेबिट वाला कॉलम में लिखते हैं, जो क्रेडिट में रहता है उसको क्रेडिट वाला कॉलम में लिखते हैं। तो डेबिट में रहते, डेबिट वाला है मतलब समझे नहीं। 2 कॉलम होता है ट्रायल बैलेंस का। हाँ, एक तो डेबिट कलम होता है, क्रेडिट कलम होता है। ठीक है, आप तुम ये हाँ, बताओ और डेबिट में क्या होता है। जैसे डेटर्स हो उसका डेबिट बैलेंस होता है तो वो डेबिट में लिखते हैं, और वो लेजर से पोस्टिंग होता है, मतलब लेजर में अगर जो बैलेंस दिख रहा है उसी, मतलब हम समझ गए, तुम लोग बच्चों ने जो सीखी जहाँ पे टू बैलेंस बीडी आ रहा है, तो बीडी डेबिट में आ रहा तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में हो जाएगा। जहाँ पे बाय बैलेंस सीडी आ रहा है, यहाँ पे जहाँ पे बाय बैलेंस बीडी आ रहा है तो क्रेडिट में आ रहा है, तो ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट में हो जाएगा। यही तो सीखी हो ना तुम लोग बचपन में, यही कंसेप्ट है तो तुम लोग का, बोलो अंकिता। हाँ सर। यही है ना, ये कंसेप्ट भूल जाओ, सिंपल सा चीज सोचो, हम जो तुम लोग एक मास्टर कंसेप्ट सिखा दिए। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस क्या होता है, अगर तुमसे कोई पूछे व्हाट इज ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस इज जस्ट अ समरी ऑफ लेजर बैलेंसेस। तुम्हारा कंपनी में 1000 अकाउंट है, सैलरी अकाउंट, मिस्टर राम अकाउंट, सैम अकाउंट, जोदू अकाउंट, मोदू अकाउंट, सेल्स अकाउंट, ये अकाउंट, एकदम 100 अकाउंट है, लेजर अकाउंट है, अलग अलग अकाउंट रहते हैं ना कंपनी में। तो अगर तुमको एक जगह में देखना है कि उस अकाउंट का बैलेंसेस कहाँ है, कितना है,
तो कैसे पता चले? ट्रायल बैलेंस देख के पता चलता है। अभी हम तुमको एक ट्रायल बैलेंस का एग्जांपल दिखाएंगे। तो ट्रायल बैलेंस से पता चलता है तुमको, ठीक है। ट्रायल बैलेंस क्या है? देखो, समरी ऑफ ऑल लेजर बैलेंसेस। ऑल, एक कंपनी में 4 टाइप का लेजर अकाउंट होता है, एक्सपेंडिचर, इनकम, एसेट एंड लायबिलिटीज, बस ये 4 टाइप का होता है। जितना भी लेजर बैलेंसेस था तुम्हारा, 100 अकाउंट, 200 अकाउंट है, जितने भी सबका बैलेंसेस एक जगह में दिखा देते हैं ट्रायल बैलेंस में, करेक्ट। वो जो तुम ट्रायल बैलेंस में लिख के लाती हो, क्या लाती हो? बैलेंसिंग करके जो बैलेंस आया वही तो तुम लिखती हो ट्रायल बैलेंस में लाकर, वही तो दिखाती हो ना, हाँ ठीक है। अब ट्रायल बैलेंस का 2 साइड होता है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे तुमको ऐसे याद रखना है कि ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड में क्या आता है, क्या आता है बोलो। तुम अभी एग्जांपल दे, डेटर फेटर, ऐसा नहीं, तुमको ऐसे याद रखना है कि सर ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड में आता है आइदर एक्सपेंडिचर या फिर लॉस एंड एसेट, सिंपल सेट। बिकॉज देखो डेबिट क्या होता है, हमेशा तुमको बताया था डेबिट क्या होता है, बताओ पहले। एक्सपेंडिचर डेबिट होता है, एसेट भी डेबिट होता है इंक्रीज करने से, और एसेट का भी अगर तुम बैलेंस निकालोगी वो भी तो हमेशा डेबिट ही होता है। याद है थोड़ी देर पहले जो हम बताया, ये क्या था, एक्सपेंडिचर अकाउंट हमेशा क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। एक्सपेंडिचर डेबिट होता है, इनकम क्रेडिट होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, एंड लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस होता है, एंड कहाँ गया, एसेट डेबिट बैलेंस होता है। ये तो हम लोग पता भी है, बिकॉज वो जो जनरल एंट्री का रूल सीखे हम लोग, एक्सपेंडिचर डेबिट, इनकम क्रेडिट, लायबिलिटी क्रेडिट, एसेट डेबिट, डिक्रीज करे तो क्रेडिट। तो अल्टीमेटली जब एसेट का तुम बैलेंस निकालोगे, हमेशा एसेट का बैलेंस तो कभी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। एक फिक्स्ड एसेट है मशीनरी अकाउंट, इसका बैलेंस कभी क्रेडिट हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, बैलेंस नहीं हो सकता। इसका मतलब तो ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड में क्या होगा, जो सब अकाउंट का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है वही तो आएगा। ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड में क्या आएगा, वही सब अकाउंट का बैलेंस आएगा जो सब अकाउंट का बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है। तो कौन का बैलेंस डेबिट होता है, एक्सपेंडिचर या लॉस एंड एसेट, बस ये 2 चीजें तो है। लॉसेस एंड ऑल एसेट का जो भी बैलेंसेस आता है ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड को मिलेगा, राइट। यही फंडा है ना, तुम जो बता रही थी डेटर फेटर, तुम एग्जांपल बता रही थी, बट फंडा क्या, लॉजिक क्या है, तुमको कुछ याद रखना है, तुमको जस्ट लॉजिक याद रखना है कि सर डेबिट, ट्रायल बैलेंस का डेबिट मतलब डेबिट बैलेंस जिसका होता है वही उसी को लिखना है। तो डेबिट बैलेंस किसका होता है, एक्सपेंडिचर का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, लॉसेस का हमेशा बैलेंस ही होता है, और एसेट का जितना भी हमेशा डेबिट बैलेंस ही होगा। एसेट कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, आइदर 0 होगा बट नेगेटिव तो हो नहीं सकता, ठीक है। वो तो इनकम टैक्स में नेगेटिव होता है जब हम एसेट का कॉस्ट इतना है, सेल ज्यादा कर दो नेगेटिव बैलेंस होगा, एसेट को अलग बात है कैपिटल गेन चैप्टर में। तो यहाँ तो नहीं, अकाउंट्स में तो नेगेटिव नहीं होता भाई, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर, लॉस और एसेट हमेशा ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड में आता है। व्हाई? बिकॉज इसका हमेशा डेबिट बैलेंस ही होता है सर। मैं डेबिट साइड इज ऑलवेज हायर देन क्रेडिट साइड, तो नेट में अगर बैलेंसिंग निकालेंगे तो डेबिट ही होगा। सिमिलरली ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट में क्या आता है, कौन कौन सा कैटेगरी का अकाउंट्स क्रेडिट होता है, एक होता है इनकम, दूसरा लायबिलिटीज। अगर इनकम है या फिर कोई गेन है तो हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट साइड ज्यादा होता है ना इनकम का। लायबिलिटीज भी हमेशा क्रेडिट, अगर अब तुम बताओ लायबिलिटीज का भी डेबिट बैलेंस हो सकता है क्या, आइदर 0 होगा बट कभी डेबिट बैलेंस से नहीं हो सकता। तुम बैंक से लोन लिए 1 लाख रुपया, कभी वो नेगेटिव हो जाएगा क्या, -10,000, पॉसिबल नहीं। 1 लाख रुपया तुम पेमेंट करोगे तो 1 लाख से 0 हो जाएगा, बट इट कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। इसका मतलब इनकम बोलो, गेन बोलो या लायबिलिटीज बोलो, इट विल ऑलवेज बी क्रेडिट बैलेंस या फिर 0 बैलेंस, ठीक है। मतलब तो इसीलिए यहाँ पे क्रेडिट साइड में आएगा, ठीक है। तो मेरा जो बेसिक फंड है जो हम बताने की कोशिश ये कर रहे थे, एक्सपेंडिचर, लॉस एंड एसेट हमेशा डेबिट होगा ट्रायल बैलेंस का, बिकॉज बैलेंसिंग हमेशा डेबिट होगा। इनकम, गेन एंड लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होगा। अब जब तुम भी ट्रायल बैलेंस में जब तुम देखोगी, हम एक चीज नोटिस करो, अगर मेरा यहाँ पे ट्रायल बैलेंस का एग्जाम्पल दिखाते हैं, भैया क्या था, तुम लोग सीपीटी का मैट ले लेते हैं ना, ट्रायल बैलेंस तुम लोग सीपीटी का मैट से जस्ट एक दिखाएंगे बाद में, छोड़ो जब हम कराएंगे, अभी जस्ट समझ कंसेप्ट तुम लोग समझ ही हो गया, आई होप सो यू गाइस आर ब्रिलियंट, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया ट्रायल बैलेंस का। ये जो यहाँ पे दिखा है एक्सपेंस, यहाँ पे होता है डेबिट, ऑल टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर तुमको डेबिट मिलेगा, ऑल टाइप ऑफ इनकम क्रेडिट में मिलेगा, ऑल टाइप ऑफ एसेट डेबिट में मिलेगा, ऑल टाइप ऑफ लायबिलिटीज क्रेडिट में मिलेगा। अल्टीमेटली दोनों साइड मैच कर जाना चाहिए। अगर मैच नहीं करो तो अकाउंट खोलते थे बचपन में, याद है, राइट। इसका पर्पस क्या है ट्रायल बैलेंस चेक करने का कि सर एक्यूरेसी, एरिथमेटिकल एक्यूरेसी ठीक है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है सर डेबिट किया आप देखो, फॉर ईच एंड एवरी डेबिट साइमल्टेनियसली क्रेडिट होना चाहिए। अगर 100 रुपये हम किसी को डेबिट करें तो 100 रुपये से किसी को क्रेडिट भी तो करना चाहिए। बट वहां पे याद है हम लोग कुछ क्रिटिकल मिस्टेक कर सकते, 100 रुपया डेबिट तो किया बट जब क्रेडिट लिखने गए गलती से 90 लिख दिए, 10 रुपये तो कम क्रेडिट हुआ ना, तो तुम्हारा ट्रायल बैलेंस नहीं मैच करेगा। जब तुम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बोल के जो चैप्टर है तुम लोग क्या सीपीटी में था शायद, तो वहाँ ये सब था, ठीक है।
अब बताओ ये चीज कहाँ हमको चेक करना था। डेप्रिसिएशन का तो फंडा तुम लोग को बता ही दी यहाँ पे क्या होता है। सब प्रीपेड एक्सपेंस वाला हम बाद में करते हैं, पहले पीएल अकाउंट वाला यहाँ पे लिए नहीं ने, दूसरा एक स्क्रीन शेयर। अच्छा एक बात, तुम एक चीज बताओ कि कभी तुम देखती हो कि ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस हमेशा इसका रहता है, क्या बोले यार, एसेट का होता है एंड लायबिलिटीज का रहता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का कभी ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस क्यों नहीं रहता? कभी तुम देखी हो इनकम और एक्सपेंडिचर का ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, बट सर वो एसेट तो एंड। प्रॉफिट या लॉस में हो जाता है ना, क्लोज हो जाता है। वेरी गुड, एग्जैक्टली क्या होता है कि तुम्हारा जितना लेजर जितना भी तुम्हारा एक्सपेंडिचर है, इनकम का बैलेंसेस है, ये हम ये क्या करते हैं, इसको हम पीएल अकाउंट में उठा के लेके चले जाते हैं। सोचो यहाँ पे मेरा पीडीएफ में दिख नहीं रहा है, मेरा फोन में है कि नहीं, लेट मी चेक। अगर यहाँ पे है तो हो जाएगा। वेट, ठीक है, तुम लोग को हम 2 महीने में करा देंगे ऐसे ही, तुम बिकॉज तुम्हारा बेसिक स्ट्रांग है। जस्ट आई वांट टू चेक ठीक है कि नहीं। बस वही तुमको मैथ बहुत ज्यादा करने पड़ेगा, समझ लो 4 क्लास वीकली तुमको देने पड़ेगा, ठीक है। 2 क्लास हम इवनिंग में देते, तुम्हारा मॉर्निंग इवनिंग मिला के होगा, बिकॉज मेरा यहाँ पे दिख 19 पेज में तो है नहीं, और कहाँ पे? स्कैनर में भी तो इसमें है, स्कैनर में लिखते हैं। मिल गया, ये तो फर्स्ट क्लास का था यार, ये नहीं है। कौन से कराए थे, फाइनल अकाउंट्स का ये है, बैड डेट तो नहीं है। ये फाइनल अकाउंट्स वाला जनरल एंट्री भेज है, ये नहीं है जो हम बोल रहे थे, कुछ और है। चेक कहाँ मिलेगा ये हो सकता है। पूरा फाइनल अकाउंट्स वाला ही है, ये नहीं है। ठीक है, अगला क्लास में मेरे पास कॉपी है, हम कैमरा ऑन करके कॉपी से दिखा देते हैं, ठीक है। वेट, सिर्फ वर्बली पहले डिस्कस कर लेते हैं हम। तो बताओ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, जब तुम्हारा सपोज सैलरी अकाउंट तुम्हारा बुक में दिख रहा है 100 करोड़, ठीक है, इसको तुम पीएल अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करके लेके जाओगे, बताओ तो। एंट्री क्या इनकम पास, एक्सपेंडिचर अकाउंट एंट्री जनरल, एक तो एंट्री मारने होगा ना, सैलरी अकाउंट को लेके जा रहे हैं हम पीएल अकाउंट में, तो एंट्री कुछ क्या मारोगे तुम? पीएल टू सैलरी। वेरी गुड, पीएल अकाउंट डेबिट टू सैलरी, बिकॉज सैलरी अकाउंट डेबिट था, उसको कम करना है तभी ना जीरो होगा, और वो संग संग चलेगा पीएल अकाउंट में। सिमिलरली इनकम वाला केस अगर हम देखते हैं तो क्या होगा, इनकम को इनकम कैसे टू पीएल, इनकम क्रेडिट था, इनकम उसको डेबिट करना है, इनकम टू पीएल तब जाता है, ठीक है। ऐसे इस तरह से क्या होता है, इनकम और एक्सपेंडिचर तुम्हारा क्लोज हो गया, राइट। इसीलिए क्या होता है, कभी इसका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिखता नहीं है, बट एसेट एंड लायबिलिटीज तो कभी क्लोज होता ही नहीं, उसका तो कुछ ना कुछ ओपनिंग बैलेंस रहता है, बिकॉज पीएल अकाउंट में लेके जाते भी नहीं है हम लोग, ठीक है। अब हम आए थे, ये सब तो हो गया, अब यहाँ आ जाओ इसमें प्रीपेड एक्सपेंस वाला कहानी में, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंस का जनरल एंट्री, एक्रूड इंटरेस्ट। अच्छा प्रीपेड एक्सपेंस तो तुम बता दो, वहाँ पे डेप्रिसिएशन का भी हो गया है। यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंस का जनरल एंट्री क्या होगा बताओ तो। क्या चीज, प्रीपेड एक्सपेंस की इनकम, हाँ एक्सपेंस। एक्सपेंस prepaid- डेबिट ही होगा ना। हाँ कोई भी एक्सपेंडिचर तुम अगर की, प्रीपेड एक्सपेंस है ये। सपोज तुम क्या की, इंश्योरेंस प्रीमियम था, प्रीपेड एक्स्ट्रा पेमेंट कर दी इस साल, तो एंट्री क्या होगा, प्रीपेड प्रीपेड इंश्योरेंस, एक्सपेंस टू एक्सपेंस। प्रीपेड कैश एक्सपेंस टू एक्सपेंस। टू कैश। प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक बा कैश व्हाटएवर बैंक ही होगा, ठीक है। अब बताओ प्रीपेड एक्सपेंस तुम डेबिट की, ये क्या है तुम्हारा, एसेट है या फिर एक्सपेंडिचर है, क्या है?
ये एक तुम एसेट्स है। तो एसेट है। तुम जो अभी एक्सपेंडिचर बोल, दिस इज नॉट एन एक्सपेंडिचर, दिस इज एसेट। प्रीपेड Asset. एक्सपेंस अकाउंट यहाँ पे डेबिट इसीलिए हुआ बिकॉज इट इज एन एसेट। दैट्स व्हाई हम लोग क्या करते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट को कहाँ पे दिखाते हैं बोलो, बैलेंस शीट का एसेट साइड में दिखाते हैं। कहाँ दिखाते हैं बैलेंस शीट का एसेट्स में। एसेट साइड में दिखाते हैं, करेक्ट। सिमिलरली अगर कोई इनकम मिलना तुमको बाकी है तो उसका जनरल एंट्री क्या करते हैं हम लोग? उससे अरे तुम लोग जनरेट ही करते हैं बैंक। बोलो। इनकम मिलना बाकी है ना, आउटस्टैंडिंग इनकम, अक्रूड इनकम हाँ टू बैंक। अरे मिलना बाकी है, पैसा कहाँ से आ गया? तुमने टू बैंक मतलब पैसा चले गया। टू अक्रूड बैंक इनकम टू बैंक मतलब पैसा चले गया। सब्सक्रिप्शन होता है ना, तो 2 सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। मतलब यहाँ पे तो एग्जांपल बता रहे, इंटरेस्ट मिलना बाकी है, ठीक है। अब बताओ एंट्री क्या होगा? अक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट। हाँ मतलब क्या हुआ, एक्रूड इंटरेस्ट मेरा एक एसेट क्रिएट हुआ, साइमल्टेनियसली मेरा इनकम भी बढ़ गया टू इंटरेस्ट अकाउंट। याद है जब पीएल अकाउंट में इंटरेस्ट सपोज एक्रूड इंटरेस्ट दिया हुआ है तो हम लोग उसको ऐड करते थे इंटरेस्ट के साथ, क्यों? बिकॉज ये जनरल एंट्री का वजह। एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, ये जनरल एंट्री मारते हैं तभी ना जाके इंटरेस्ट का बैलेंस बढ़ता है। समझ में आया? सपोज कोई भी इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है तो 1 लाख रुपया मिला, 10,000 रुपया मिलना बाकी है। जब तुम पीएल अकाउंट में दिखाओगे तो तुमको तो 1,10,000 ही दिखाना है, राइट? आप 1,10,000 तुम कैसे दिखाओगे? तुम तो हम लोग एग्जाम में क्या करते हैं, हाथ से लिख ऐड कर देते हैं, बट जब एक कंपनी में तो हाथ से लिख के तो कुछ होता नहीं भाई, उसके लिए एंट्री मारना पड़ता है। एंट्री क्या होगा? तो अक्रूड इनकम अकाउंट, अक्रूड दैट इनकम अकाउंट डेबिट टू दैट इनकम। इनकम बढ़ गया तो इनकम क्रेडिट हो गया उतना रुपया से, और एक एसेट भी मेरा क्रिएट हो गया। एसेट चले जाएगा बैलेंस शीट का एसेट साइड में, और इनकम चले जाएगा तुम्हारा कहाँ, इनकम में पीएल अकाउंट का ऐड हो जाएगा, ठीक है। चलो अब सिमिलरली कोई इनकम अगर एडवांस मिल गया, इसका जनरल एंट्री क्या होगा बताओ? एडवांस मिला है तो पहले कैश या बैंक अकाउंट होगा, मिल रहा है। टू टू इनकम लायबिलिटी बढ़ा, टू लायबिलिटी बढ़ा या फिर इनकम बढ़ा, कौन सा? सर, वो लाइबिलिटी बढ़ा क्योंकि वो तो नॉट हम लोग इनकम। याद रखना सर्विस पे। इनकम नहीं बढ़ा, इन कोई भी इनकम अगर तुमको एडवांस में मिलता है दैट इज योर लायबिलिटी। द बैंक अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी, लायबिलिटी का नाम क्या है? इनकम रिसीव इन एडवांस। इसीलिए कोई भी इनकम जब एडवांस में मिलता है हम लोग उसको क्या करते हैं, बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं, राइट? ठीक है, वेरी गुड। स्टडी नोट 3। अब हम फोन का कैमरा ऑन करते हैं, फोन से समझा देते हैं, कैमरा से, कॉपी से। कॉपी मेरा लिखा हुआ है एक्चुअली, सीएमए क्लास के थे। बेसिक बेसिक समझ में आ रहा है ना तुम लोग को? बोरिंग तो नहीं लग रहा ना? नहीं। ठीक है, फिर हम मेन तुम लोग जो क्लास है तुम्हारा फाइनल अकाउंट हम वहाँ स्टार्ट करेंगे। साइमल्टेनियसली एक्चुअली एक तरफ से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कराना है हम लोग को, और एक तरफ से यहाँ पे तुम्हारा ये करना है, क्या बोलते हैं उसको, फाइनल अकाउंट्स कराना है हम लोग, कंपनी अकाउंट्स। तो पहले अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो जाएगा, इससे क्या होगा, तुम्हारा कंपनी अकाउंट्स करने में बहुत ईजी रहेगा। तो स्टेप, बिकॉज मॉड्यूल 1 के बाद ही तुम मॉड्यूल 2 स्टार्ट कर सकते हो, तुम्हारा डायरेक्टली अकाउंट्स स्टार्ट करोगे, वहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कंसेप्ट एप्लीकेशन है। तो हम लोग को आई थिंक कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से स्टार्ट करने पड़ेगा, ठीक है। वो अच्छे से हो जाएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, डोंट वरी। और मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड कंपनी अकाउंट दो जगह से 70% क्वेश्चन जो तुम्हारा है 60 to 70% वहीं से आता है, बिकॉज ये दो तो मेन है। बाकी तुम्हारा ब्रांच अकाउंट, ये अकाउंट प्रैक्टिकली उसका कोई यूज ही नहीं है वहाँ पे। इंश्योरेंस क्लेम, हायर परचेज, सब बकवास है। चलो कहाँ तक हम आए थे यार? यहाँ तक हो गया था मेरा प्रोविजन, पेज नंबर 19 तक किए थे ना, मिस्ट्री नोट 3 फाइनल अकाउंट्स में आ गए थे। अब आपको क्या करना है? अच्छा ऐसे भी तो 10 बजे, तुम लोग अभी कंटिन्यू करोगी या फिर नेक्स्ट क्लास में करोगी बोलो? अभी कंटिन्यू करना है ना, नेक्स्ट क्लास में करना है? सर नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो आज यहीं तक हम लोग एंड कर। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इसका पीडीएफ को स्कैन करके हम भेज देंगे ग्रुप में, तो जैसे अभी स्क्रीन शेयरिंग करके कराए ना तो ऐसे करा देंगे, ठीक है। ठीक तो है होप आपका बेसिक थोड़ा बहुत याद हो गया होगा, रिकॉल हो गया होगा, सो दैट हम लोग एक बार हम लोग फ्लो में होंगे ना तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस तुम लोग को फ्लो में लाने के लिए हम ये सब करा रहे हैं एक बार, इससे हमको ये पता चल गया तुम लोग का बेसिक स्ट्रांग है, ठीक है। तो फटाफट तुम लोग का सिलेबस टाइमली 2 मंथ्स के अंदर ही हो जाएगा, जो हम बताए जिस तरीके से, ठीक है।
अब रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं। तुम लोग का नेक्स्ट क्लास जो हम देंगे, नेक्स्ट क्लास हम तुम लोग का देंगे संडे, ठीक है। संडे किस टाइम देंगे? और संडे तुमको संडे क्लास आके करना है या फिर इसमें करना, ऑनलाइन में करना है? बोलो। सर ऑफलाइन ही करते हैं। आके करना है ना, तो ठीक है, हम टाइमिंग तुमको बता देंगे संडे, ठीक है, किस टाइम करना है। सर ठीक है सर। शाम को है। तो घर कहाँ पे है बोलो? शाम में तो हो, तुम लोग को आना सही नहीं होगा। तुम लोग को तब एक काम करेंगे, तुम लोग 3 बजे आ जाना, ठीक है। हाँ इवनिंग सर। में हम सीएमए का क्लास लेंगे, तो तुम लोग 3 बजे आ जाना। जब सीएमए का हम लाइव लेंगे, इस वीक तुम लोग का लाइव नहीं लेंगे हम, तो तुम लोग तब उस दिन मॉर्निंग में आ जाना, ठीक है। हाँ सर। बाद बाकी जो 2 डेज हम इवनिंग में करा देंगे, बाद बाकी तुम्हारा 2 डेज हम मॉर्निंग में करा देंगे 7 से 9, ठीक है, चलेगा ना टाइमिंग? हाँ सर, और आप अपना एड्रेस ये मैसेज कर दीजिएगा। हम भेज देते हैं। तुम लोग कहाँ से, एक मिनट वॉइस रिकॉर्डिंग तो पहले ऑफ करें यार, wait।